केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच हालिया तनाव के बाद एक अस्थायी सीज़फायर हुआ है, जिस पर अमेरिका ने दावा किया कि ईरान की ओर से दबाव या अनुरोध के बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि ईरान ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया और खुद को मजबूत स्थिति में बताया। सीज़फायर के बावजूद अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं देगा और यूरेनियम संवर्धन या न्यूक्लियर कार्यक्रम को रोकना उसकी प्राथमिक शर्त है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाते हुए घोषणा की कि जो भी देश ईरान को हथियार सप्लाई करेगा उस पर अमेरिका 50% तक का भारी टैरिफ लगाएगा। ये कदम ईरान को अंतर्राष्ट्रीय सैन्य समर्थन से अलग थलग करने के उद्देश्य से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से सख्त सवाल करते हुए पूछा कि जो व्यक्ति खुद भक्त नहीं है वो धार्मिक परंपराओं को कैसे चुनौती दे सकता है। दरअसल ये मामला इस बात पर केंद्रित है कि क्या गैर भक्त नॉन डिवोटीज किसी मंदिर की परंपराओं के खिलाफ याचिका दाखिल कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोर्ट का ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण माना है क्योंकि कई याचिकाएं ऐसे लोगों द्वारा दायर की गई हैं जो सीधे उस धार्मिक परंपरा का पालन नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट करना चाहता है कि ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई का अधिकार किन परिस्थितियों में होना चाहिए। साथ ही इस पूरे विवाद में एक बड़ा मुद्दा धार्मिक स्वतंत्रता बनाम संवैधानिक अधिकारों का भी है, जहां एक तरफ परंपराओं की रक्षा की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के अधिकार और समानता का सवाल उठ रहा है। केंद्र सरकार ने भी कोर्ट में ये कहा है कि धार्मिक मामलों में निर्णय लेना अदालत का काम नहीं होना चाहिए, जबकि कोर्ट का मानना है कि अगर कोई परंपरा संविधान के खिलाफ है तो उसकी जांच करना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस या टीएमसी और भारत निर्वाचन आयोग या ईसी के बीच टकराव तेज हो गया है। टीएमसी का आरोप है कि वे एसआईआर के लिए आपत्ति दर्ज कराने आयोग के पास गए थे, लेकिन उनकी बात ठीक से सुनी ही नहीं गई और कुछ ही मिनटों में उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया गया। वहीं चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सीधे तौर पर नहीं माना, बल्कि स्पष्ट किया कि आगामी चुनाव भयमुक्त, हिंसा मुक्त और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएंगे। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बयानबाजी जारी है और बैठक भी तनावपूर्ण माहौल में खत्म हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरातियों को लेकर दिए अपने विवादित बयान पर खेद जताया है। उन्होंने केरल में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि वहां के लोग शिक्षित और समझदार हैं और उन्हें बहकाया नहीं जा सकता, जबकि गुजरात के लोगों को अनपढ़ बताने जैसी टिप्पणी कर दी, जिससे बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। इस बयान के बाद गुजरात समेत कई जगहों पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली और दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर गुजराती समुदाय के लोगों, खासकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस टिप्पणी को अपमानजनक बताया और माफी की मांग की। विवाद बढ़ने पर खड़गे ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया और उनका किसी की भावनाएं आहत करने का इरादा नहीं था। उन्होंने सच्चे मन से खेद व्यक्त किया और कहा कि वे सभी राज्यों और लोगों का सम्मान करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आरजी कर रेप मर्डर केस की पीड़िता की मां के साथ प्रचार के दौरान बदसलूकी की गई और उन पर हमला करने की भी कोशिश हुई। ये मामला राजनीतिक रूप से और ज्यादा गर्मा गया है क्योंकि वही पीड़िता की मां अब बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में है, जिससे इस मुद्दे को चुनावी केंद्र बना दिया गया है। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के अनुसार इस साल भारत में मानसून सामान्य से करीब 6% कम रहने का अनुमान है। जून से सितंबर के बीच होने वाली कुल बारिश लगभग 94% यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज के मुकाबले रहने की संभावना है, जिसे बिलो नॉर्मल श्रेणी में रखा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। खासकर अगस्त और सितंबर में कमी ज्यादा दिख सकती है। वहीं पूर्व और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बेहतर बारिश होने के आसार हैं। इस कमी की बड़ी वजह एल नीनो प्रभाव माना जा रहा है, जो मानसून के दूसरे हिस्से को कमजोर और अस्थिर बना सकता है। इसके चलते देश में खेती, जल संसाधन और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है, क्योंकि भारत की बड़ी आबादी और कृषि मानसून पर निर्भर है। करीब 11 साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद सतलोक आश्रम प्रमुख रामपाल को बड़ी राहत मिली है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें देशद्रोह के मामले में जमानत दे दी है, जिससे उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। रामपाल नवंबर 2014 से हिसार जेल में बंद थे और उनके खिलाफ कई गंभीर मामले चल रहे थे। ये मामला हरियाणा के हिसार स्थित सतलोक आश्रम में 2014 में हुई हिंसा से जुड़ा है, जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी और समर्थकों के साथ टकराव में हालात बिगड़ गए थे।
इस दौरान 5 महिलाओं और एक बच्चे के साथ कुल 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद रामपाल पर हत्या, देशद्रोह समेत कई गंभीर आरोप लगे थे। लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान कुछ मामलों में उन्हें राहत मिली और कुछ में सजा पर रोक लगाई गई। अब देशद्रोह केस में जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई संभव हो गई है। हालांकि अंतिम रिहाई कोर्ट की शर्तों और अन्य मामलों की स्थिति पर निर्भर करेगी। भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए स्वदेशी 500 मेगावाट क्षमता वाला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तैयार कर लिया है, जो अब क्रिटिकलिटी के चरण तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि ये रिएक्टर खुद से परमाणु प्रतिक्रिया बनाए रखते हुए बिजली उत्पादन के लिए तैयार हो गया है। ये पूरी तरह भारतीय तकनीक से बना है और इसमें 200 से अधिक घरेलू उद्योगों का योगदान रहा है, जिससे देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता भी मजबूत हुई है। इस रिएक्टर की सबसे खास बात यह है कि ये जितना ईंधन उपयोग करता है, उससे ज्यादा नया परमाणु ईंधन प्लूटोनियम पैदा कर सकता है, जिससे ऊर्जा उत्पादन लगातार चलता रह सकता है। भविष्य में इसमें थोरियम का उपयोग किया जाएगा और भारत के पास दुनिया का लगभग 25% थोरियम भंडार होने के कारण अनुमान है कि इससे करीब 400 वर्षों तक बिजली की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में रूस के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बनने की ओर बढ़ रहा है। ये न सिर्फ सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का रास्ता खोलता है, बल्कि देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति दिलाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। राजस्थान के बालोतरा जिले में स्थित पचपदरा रिफाइनरी, जिसे करीब 79,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है, देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरियों में गिनी जा रही है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल 2026 को करेंगे। ये परियोजना न केवल औद्योगिक विकास को गति देगी, बल्कि पश्चिमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भी नया आयाम देगी। इसकी खास बात जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक है, जिससे किसी भी तरह का तरल कचरा बाहर नहीं निकलेगा, यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। करीब 9 मिलियन टन सालाना क्षमता वाली ये रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ विकसित की गई है, जिससे रोजगार, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और पूरे क्षेत्र में औद्योगिक क्लस्टर विकसित होने की संभावना है। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के जन्मदिन 8 अप्रैल के खास मौके पर उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म राका का फर्स्ट लुक और टाइटल रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में वे बेहद अलग और खतरनाक अवतार में नजर आ रहे हैं। पोस्टर में उनका लुक गंजे सिर, काजल भरी आंखों और जानवर जैसे पंजों के साथ काफी रहस्यमयी दिखाया गया है, जिसे देखकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। दीपिका पादुकोण के साथ ये उनकी पहली फिल्म है, जबकि निर्देशन आर्ट लेकर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में अल्लू अर्जुन 4 अलग-अलग किरदार निभा सकते हैं, जिससे इसकी कहानी और भी दिलचस्प मानी जा रही है। ये एक बड़े बजट की पैन इंडिया फिल्म है, जिसका फर्स्ट लुक रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान की मां परवीन खान का 8 अप्रैल 2026 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे काफी समय से गंभीर रूप से बीमार थीं और उनका इलाज लगातार चल रहा था। परिवार की ओर से जारी बयान में बताया गया कि उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली और उसी दिन उनका जनाजा भी अदा किया गया। इस दुखद घटना से कुछ ही घंटे पहले जरीन खान ने अपनी पालतू बिल्ली के निधन की खबर भी साझा की थी, जिससे ये समय उनके लिए बेहद भावनात्मक और कठिन बन गया। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए मुंबई इंडियंस को 27 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। बारिश से प्रभावित इस मुकाबले को 11-11 ओवर का कर दिया गया, जिसमें राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 150/3 का बड़ा स्कोर खड़ा किया। टीम की जीत के हीरो यशस्वी जायसवाल रहे, जिन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में 77 रन की तूफानी पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम 123/9 तक ही पहुंच पाई। राजस्थान के गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया, जहां नंद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई और संदीप शर्मा ने 2-2 विकेट लेकर मैच पूरी तरह अपनी टीम के पक्ष में कर दिया। पुष्कर सिंह धामी ने 25वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश भर की 19 टीमों के करीब 440 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जो कनोइंग, रोइंग और कयाकिंग जैसे खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। ये पहली बार है जब उत्तराखंड को इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी का मौका मिला है, जिसे राज्य के लिए गौरव की बात माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल खिलाड़ियों को मंच देते हैं, बल्कि राज्य में खेल, पर्यटन और एडवेंचर गतिविधियों को भी बढ़ावा देते हैं। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत की महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई है। प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की एजीएम को 5-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं प्रिया ने 60 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने अपने अपने मुकाबले जीतकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई।
इस तरह अब तक भारत की 4 महिला बॉक्सर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। हालांकि निकत जरीन और लवलीना बोरगोहेन को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा और वे टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग यानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू और कश्मीर और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कल साफ या थोड़े बादल छाए रहने, धूप तेज और तेज गर्मी का अनुमान है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने के कारण वहां बड़ी बारिश की संभावना कम है। पूर्वी भाग में बिहार, झारखंड, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तरी ओडिशा और तटीय ओडिशा सहित कई जगहों पर बिखरे हुए हल्की मध्यम बारिश और गरज के साथ आंधी चलने का पूर्वानुमान है, लेकिन कल तक तूफानी हालात कुछ शांत होने की संभावना दिखती है। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।